हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मृत्युंजय के ये पूछने पर कि महक उससे कब तक नाराज़ रहने वाली है, महक उसके कुर्ते के बटन को लगाकर कुर्ता वहीं बिस्तर पर छोड़ देती और बाथरूम की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय खुद को इस तरीके से इग्नोर होता हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती। मृत्युंजय के चिल्लाने के बावजूद महक उसे कोई जवाब नहीं देती, जिस कारण मृत्युंजय उस कुर्ते को उठाकर पहन लेता है। कुछ देर बाद महक फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है मृत्युंजय बिस्तर पर आलथी पालथी मारकर बैठा फ़ोन चला रहा था। महक एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद क्लोजेट की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय महक को जाता हुआ देखने के बाद फिर से अपने फ़ोन को चलाने लगता है। कुछ देर बाद महक लाल और पीले रंग के कॉम्बिनेशन से बने बनारसी साड़ी को पहनकर बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगती है। मृत्युंजय की नज़र बस महक के हर एक एक्टिविटी पर थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तब वो महक को पीछे से गले लगाते हुए धीरे से बोलता है, आई एम सॉरी। महक मृत्युंजय को हाथ को अपने पेट से हटाकर फिर से अपने बालों को बनाने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसके साथ हाथ से कंघी लेकर महक के बाल बनाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं मदद करता हूँ। महक मृत्युंजय को इरिटेशन में देखने के बाद उसके हाथ से कंघी छीन लेती और जल्दी जल्दी अपने बाल बनाने लगती है। मृत्युंजय इस पर महक को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुम इस तरीके से मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। महक मृत्युंजय के हाथ के हटाने लगती है तो मृत्युंजय उसे कसकर पकड़ते हुए कहता है, महक प्लीज़ बात करो मुझसे। महक मृत्युंजय के हाथ को एक नज़र देखने के बाद महक की आंखों में घूर कर देखती उसे इग्नोर करके फिर से खुद से दूर कर अपने बालों को बनाने लगती है। मृत्युंजय भी मुंह फुलाकर बोला, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, तो ठीक है, अब मैं भी तुमसे गुस्सा हो गया। मैं हो गया तुमसे गुस्सा। इतना कहकर मृत्युंजय अपने पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। महक मुड़कर मृत्युंजय को जाता हुआ घूर कर देखते हुए अपने पेट पर हाथ रख कर बोले, आपने देखा, खुद गुस्से में चाहे कितना चिल्ला ले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और अगर मैं उनकी बात का कोई जवाब ना दूँ तो खुद मुंह फुलाकर चले जाते हैं। मतलब गलती चाहे मेरी हो या फिर उनकी, गुस्सा उन्हीं का होना है। इतना कहते हुए महक मुंह बनाकर अपने बालों का बन बना लेती है और अपनी मांग में सिंदूर डाल मंगलसूत्र और कुछ ज्वेलरी अपने लिए प्रिपेयर कर महक कमरे से बाहर आ जाती है। महक जैसे कमरे से बाहर आती है उसे सामने से आती हुई वैशाली मिल जाती है, जो कि शायद उसके पास ही आ रही थी। महक एक नज़र वैशाली को देखने के बाद उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। खुद को इस तरह से इग्नोर करता हुआ देखकर वैशाली जल्दी से उसके पास जाकर बोली, दीदी। महक वैशाली को इग्नोर कर आगे जाते हुए बोली, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, आज के बाद अपनी ज़ुबान से मुझे दीदी मत कहना। वैशाली की आंखें नम हो जाती है और तुम महक के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, क्या आपको लगता है कि हम कोठे वाली? शटअप। अगर उसके आगे तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तो खींचकर थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इसलिए मुझे तुमसे बात नहीं करनी। महक ने वैशाली को डांट कर वहाँ से जाते हुए कहा। वैशाली कंफ्यूज में महक को जाता हुआ देखकर जल्दी से अपने आंखें में आए आंसू को साफ करती है और उसके पीछे आ जाती है। इधर गेस्ट रूम में नित्या को होश आ गया था, लेकिन वह अभी भी बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। रिया, जो कि वहाँ पर पूजा के लिए आई थी, नित्या को शांत देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, नित्या। रिया के छूते ही नित्या उसे कसकर गले लगाकर रोने लगती है। विप्लव, विकल्प और सुधांशु एक दूसरे को देखने लगते हैं। विप्लव नित्या के कंधे पर हाथ रखकर बोला, रोना बंद करो, हमारे घर में फंक्शन है, ऑलरेडी इतना सारा तमाशा हो गया है। अगर तुम रोने लगोगी ना तो हम सब लोग भी रोना शुरू कर देंगे, फिर हमारा घर नवरात्रि की जगह मरने वाला घर हो जाएगा। विप्लव की बात पर सुधांशु उसे घूरते हुए बोला, क्या तुमने मजाक किया था? विप्लव अपनी आंखें टिमटिमाते हुए अपना सिर हिला देता है, जिस पर
सुधांशु उसे घूर कर कहता है, बहुत घटिया मजाक था, मजाक मत किया करो तुम। विप्लव सुधांशु की बात पर मुंह बनाते हुए नित्या की तरफ देखकर बोला, चलो एक काम करते हैं, तुम हमारे साथ रह लो। नित्या उसके गाल और आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। मुस्कुराते हुए विप्लव की तरफ देखते हुए कहती है, मैं कल चली जाऊंगी, भाई मुझे लेने आ रहा है। नित्या की बात पर विकल्प उसे रिलैक्स करते हुए बोला, तुम्हें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जीजा है वो, मना लेंगे हम। तुम तो बस कोका कोला पीकर हम सब लोगों के साथ गरबा और डांडिया करने के लिए रेडी हो जाओ। नित्या विकल्प की बात पर उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे नहीं आता। जिस पर विकल्प उसे चिल करते हुए बोला, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जिसे सुन विप्लव उसे घूरते हुए बोला, मुझे भी आता है, मैं भी सिखा सकता हूँ। विप्लव की बात पर विकल्प कुछ देर सोचने के बाद बोला, तू अतिथि को सिखा देना ब्रो, तुम अतिथि को सिखा देना, ब्रो तो इंटरेस्ट नहीं लेता। विकल्प की बात सुन रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, मैं भी तो सिखा सकती हूँ नित्या को। अगर तुम नित्या को सिखाने लगी तो प्रोफेसर को कौन सिखाएगा। सुधांशु ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। नित्या सुधांशु की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे नहीं सिखा सकते। सुधांशु थोड़ा हैरान होकर बोला, कौन, मैं। ये कहते हुए खुद की तरफ इशारा करता है, जिस पर नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, क्या तुम मुझे गरबा नहीं सिखा सकते। सुधांशु अपने सिर को खुजलाते हुए थोड़ा एम्ब्रेस होकर बोला, सॉरी लेकिन मुझे खुद नहीं आता। सुधांशु की बात पर सभी लोग उसे बुरी तरह से घूरने लगते हैं। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और ध्रुवी अंदर आते हुए बोली, क्या मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। विकल्प ध्रुवी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम भला कहाँ किसी को डिस्टर्ब करने वाली लॉयर साहब, तो क्या चल रहा है आजकल। ध्रुवी सुधांशु की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं तो सुधांशु फिर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है कि ध्रुवी उस अंदर आते हुए विकल्प से कहती है, तुमने अभी मुझसे पूछा कि मेरा केस कैसा चल रहा है, तो मैं बता दूं कि आजकल मैं दिल का केस लड़ रही हूँ, जिसमें पता नहीं मेरी जीत होगी या फिर नहीं। सुधांशु ध्रुवी की बात पर उसे तिरछी नज़र से एक घूरने के बाद इधर उधर देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है। वही विकल्प ध्रुवी की बात पर उसे कन्फ्यूजन में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, कौन है वो बदनसीब। विकल्प की बात पर सभी उसे बुरी तरीके से घूरने लगते हैं। वही ध्रुवी भी विकल्प को घूरते हुए बोली, मुझ जैसे खूबसूरत लड़की अगर किसी की ज़िंदगी में चली जाती है तो वो बदनसीब नहीं खुशनसीब होगा। विकल्प ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, लड़कियों में से हो जो कॉलेज लाइफ को ब्रो बनकर बिताना पसंद करती थी। विप्लव विकल्प की बात पर बोला, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। विकल्प हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ध्रुवी की आदत थी, वो बचपन से लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के साथ क्लोजी रहती थी, जिस कारण अक्सर डांट भी खाती थी। रिया विकल्प की बात सुनकर ध्रुवी से बोली, इसका मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड भी था। विकल्प हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, इसकी जैसी गुंडी का बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। अभी तक मैंने जितने लड़कियों को रिजेक्ट नहीं किया है उससे ज़्यादा लड़कों को प्रपोज करने पर ये हो चुकी है, तो काहे का कोई बॉयफ्रेंड रहने लगा। ध्रुवी विकल्प को घूरते हुए बोली, विकी अब चुपचाप रहो वरना मुक्का मार कर तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी। कब से देख रही हूँ तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। विप्लव ध्रुवी की बात पर खुश होकर बोला, आप तो बिल्कुल उस गंदी लड़की की तरह हो। विप्लव की बात पर सब लोग उसे देखने लगते हैं। रिया विप्लव की बात सुनकर सोचते हुए बोली, गंदी लड़की, तुम तो ऐसे सिर्फ बॉबी को कहते हो, क्या तुम बॉबी को याद कर रहे हो। विप्लव इधर उधर देखते हुए बोला, मामा मैं क्यों याद करने लगा उस गंदी लड़की को, तुम बेवजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। विप्लव को हकलाता हुआ देखकर सभी उसे शरारती नज़रों में देखने लगते हैं तो विप्लव उठते हुए कहता है, चलो चलो पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और पंडित जी भी आ गए हैं। इतना कहकर भी विप्लव खुद ही सबसे पहले कमरे से बाहर निकल कर भाग जाता है।
उन लोगों के जाने के बाद ध्रुवी नित्या को देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें स्टेटस में देखा था। तुम्हारा नाम नित्या है ना, जिसका बर्थडे कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया गया था। नित्या ध्रुवी की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम नित्या है। ध्रुवी नित्या की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम ध्रुवी शारंग है और मैं विप्लो और विक्की की बहन हूँ। नित्या थोड़ी हैरानी होकर बोली, लेकिन भाभी ने बताया था कि उनके सिर्फ 5 भाई हैं और वो इकलौती है, तो आप उनकी बहन कैसे? जिस पर ध्रुवी हल्का मुस्कुरा कर बोली, हाँ, मैं उसकी सगी बहन नहीं हूँ, मैं उसके चाचा जी की बेटी हूँ और तुम मीरा की ननद हो। ध्रुवी की बात सुनकर नित्या अपना सिर हिला देती है तो ध्रुवी मुस्कुराते हुए कहती है, मीरा शांत स्वभाव की और सबसे ज़्यादा मृत्युंजय भाई से डरती है। सुधांशु ध्रुवी की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, पागल है वो, इसलिए उसके जैसे नक्चरे से डरती है। और किसने कहा कि शांत स्वभाव की है, बिल्कुल अपने भाई की तरह है डायन। ये कहते हुए सुधांशु ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मीरा के बारे में बहुत कुछ जानता और ध्रुवी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं नित्या सुधांशु को एकटक देख रही थी। जब सुधांशु को रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल रहा है, वो जल्दी से खड़ा होते हुए रिया से बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ, बाय। इतना कहकर सुधांशु जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है। विकल्प रिया की तरफ देखते हुए बोला, रिया, अदिति से चल तो मिलकर आते हैं। पता नहीं, वो काफ़ी उदास लग रही थी। उसके बाद ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, तुम नित्या के साथ रहना, उसे फ्रेश होने में मदद कर दो, हम जरा आते हैं। ध्रुवी विकल्प की बात पर अपना सिर हिला देती है तो विकल्प रिया के साथ गेस्ट रूम से बाहर चला जाता है। ध्रुवी नित्या की तरफ देखती है जो कि अभी भी दरवाजे की तरफ देख रही थी। ध्रुवी नित्या को वापस सेंस में लाते हुए बोली, क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? नित्या ध्रुवी की बात पर खोई हुई आवाज़ में बोली, मैं उसके दिल में जाना चाहती हूँ। नित्या की बात पर ध्रुवी थोड़ा सरप्राइज हो नित्या से बोली, कौन? विकल्प? तुम विक्की को लाइक करती हो? ध्रुवी की बात और नित्या जल्दी से बोली, नहीं, मैं विकल्प जी की बात नहीं कर रही थी, मैं तो किसी और की बात कर रही थी। ध्रुवी नित्या की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, दिल का मामला है क्या? मुझे बता सकती हो कौन है वो हैप्पी पर्सन? नित्या ध्रुवी की बात पर चुप रख कर बोली, सुधांशु, मेरा क्लासमेट। नित्या की बात सुनकर ध्रुवी उसे शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखते हुए बोली, क्या? नित्या, जिसने ध्रुवी के चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोट नहीं किए थे, ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोली, आज से कुछ महीने पहले मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने पूरे क्लास के सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया और आज भी मुझे रिजेक्ट ही कर रहा है। ध्रुवी नित्या की बात पर एक गहरी सांस ले खुद के हाथ को मिलाते हुए नित्या से बोली, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे जवाब को क्या समझोगे, लेकिन हम किसी के दिल में खुद के लिए जबरदस्ती प्यार पैदा नहीं कर सकते। नित्या ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं उसका इंतज़ार करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन मुझे ज़रूर प्यार करेगा। ध्रुवी मुस्कुराते हुए बोली, मैं देवी माता से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा एक तरफा प्यार पूरा हो जाए। नित्या ध्रुवी की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, क्या देवी माता आपकी बात मानती है? जो आप उनसे कहोगी और वो सुधांशु को मुझे प्यार करने पर मजबूर कर देंगे? ये सुन ध्रुवी हंसते हुए बोली, तुम गलत समझ रही हो, कभी कभी वो मेरी बात मान जाते हैं, बस अगर मैं तुम्हारे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगी ना, तो पक्का वो मेरी बात मान जाएंगे। नित्या मुस्कुराते हुए बोली, आप काफी अच्छी बातें करती हो, आपसे बात करके एकदम मन फ्रेश लगता है। तो वैशाली बीच ध्रुवी थोड़ा सरप्राइज होने का नाटक करके बोली, क्या सच में? मुझे पता नहीं था, वैसे अब तुम्हें फ्रेश होना चाहिए, नीचे पूजा की तैयारियां चल रही हैं। नित्या ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर नित्या बिस्तर से उठकर कर बाथरूम की तरफ ज्यादा समय तक तुमसे नाराज नहीं। नित्या के जाते ही ध्रुवी की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर खुद से कहती है, हमने पहले ही कहा था सब कुछ बताने के लिए, तुम्हें कभी किसी एक नंबर के डरपोक हो।
के कारण नहीं अमृत की बनना है, नजर तुम्हें रचना हमेशा पर जाती दूसरों है की जो खुशी का कि उन कारण दोनों बनना को है, ही घूर रही थी। इसलिए शांत रहो। ये कहते हुए जिस पर ध्रुवी अमृत गहरी धीरे से सांस कहता लेने है, लगती है। इधर मेन तुम हॉल में कमरे में सभी लोग चलकर रेडी मेरी होकर खातिरदारी नीचे आ कर लेना चुके है। थे। फिलहाल के बड़ी लिए सी चाची देवी हम माता की दोनों को प्रतिमा बैठाई गई ही थी। देख महक और रही हैं। मृत्युंजय पूजा में बैठे हुए थे, ये लेकिन कहते हुए महक अमृत मृत्युंजय तिरछी से नजर से बिल्कुल भी इशारा बात कर नहीं कर देता है, रही जिस थी, पर वैशाली और रचना को मृत्युंजय भी फिलहाल के लिए तिरछी फुल नजर से फोकस देखने पूजा के में बाद हल्का सा ध्यान दे मुस्कुरा रहा था। देती है और अमृत अमृत वैशाली उठते की हुए तरफ वीर से देखते हुए बोला, तुम्हें मैं क्या हुआ? जिंदा हूँ, तुम मेरी इतनी बीवी का उदास मैं क्यों हो? ख्याल रख सकता हूँ। दीदी हमसे आपको नाराज है। इतनी फिक्र हमने करने की उनसे बात जरूरत की नहीं है तो उन्होंने वीर हमको भैया। झटक दिया, वैशाली ने उदास वीर आवाज में कहा। गहरी नजर में वैशाली अमृत को की बात देखने पर के बाद अमृत बिल्ला उसके से कंधे बाहर पर चला हाथ जाता रखते है हुए और बोला, अमृत तुम्हें ज्यादा वैशाली परेशान को होने अपनी की बाहों जरूरत में नहीं है। उठाकर महक कमरे की ज्यादा तरफ समय ले तक जाता तुमसे है। नाराज नहीं रह सकते। इधर वीर बाहर आता है, वैशाली तभी अमृत को उसके घूरते पास हुए राघव बोली, भी आ सब जाता है तुम्हारे और कारण वीर हो की रहा तरफ है। देखते हुए हमने पहले ही कहता है, कहा था तुम क्या सबको घर सब जा कुछ रहे हो? बताने के लिए। रास्ते में अगर तुम मेरा एक घर पड़ता नंबर के होगा तो डरपोक हो। छोड़ अमृत दो। की नजर रचना पर जाती है, राघव के जो कि बात पर उन वीर दोनों गाड़ी को में ही घूर बैठते हुए रही थी, बोला, जिस मुझे पर किसी अमृत को धीरे अनाथ से आश्रम कहता है, तुम छोड़ने हैं। कमरे में सभी चलकर लोग रेडी मेरी होकर नीचे आ चुके थे। खातिरदारी कर लेना। बड़ी फिलहाल सी के लिए देवी माता चाची की हम दोनों प्रतिमा को ही बैठाई गई देख थी। रही है। ये महक और कहते हुए मृत्युंजय पूजा अमृत में तिरछी बैठे नजर हुए थे, से लेकिन इशारा कर महक देता है, जिस मृत्युंजय पर से बिल्कुल वैशाली भी रचना बात को नहीं तिरछी नजर से कर रही देखने थी के और बाद हल्का मृत्युंजय भी सा फिलहाल मुस्कुरा देती और के अमृत को लिए फुल घूरने के बाद फिर फोकस से पूजा पूजा में में ध्यान ध्यान दे देने रहा था। लगती है। अमृत वैशाली धीरे धीरे उनकी पूजा समाप्त होती है और पंडित जी पहले दिन की पूजा करवा कर वहां से चले जाते हैं। महक अपनी जगह से खड़ी होने लगती है तो मृत्युंजय उसे हाथ देता है, लेकिन महक इग्नोर करके खुद ही खड़ी हो जाती है और किचन की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय महक के पीछे जाने लगता है तो वैशाली बीच में खड़ी होकर कहती है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैं बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है। मृत्युंजय ने वैशाली की बात को काटते हुए कहा। वैशाली मृत्युंजय की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, गलती आपकी है। सारा खर्चा खुद करके हमारे नाम का बिल फाड़ने की कोशिश मत करो। मृत्युंजय वैशाली की बात पर दांत पीसते हुए बोला, हम तुमने बुआ को किडनैप क्यों किया था? अगर तुम उन्हें किडनैप नहीं करती तो आपने हमको तो नहीं बताया था कि आप इतने सारे लोगों को टपकाते रहते हो। आपने हमको ये भी नहीं बताया था कि बीच में महक दीदी के साथ का कांड हुआ था, तो हमारे ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब होता है? वैशाली ने मृत्युंजय की बात को बीच में काट अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, देखो वैशाली, हम कुछ देखना नहीं चाहते, हमको हमारे सवाल का जवाब चाहिए। हमारी दीदी हमसे बात करनी चाहिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वैशाली ने मृत्युंजय की बात को बीच में काट उसे धमकाते हुए कहा। मृत्युंजय अमृत के कॉलर को पकड़कर उसके सामने ला वैशाली की तरफ इशारा करके बोला, बीवी का चमचा, बीवी का गुलाम, तेरी बीवी मुझसे कैसे बात कर रही है? तुझे दिख नहीं रहा है क्या? इसे कुछ समझाने के बजाय मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी क्यों कर रही है ये बैल बुद्धि औरत? वैशाली मृत्युंजय के हाथ से अमृत के कॉलर को छुड़ाते हुए बोली, हमरे पति को काहे घसीट रहे हो बीच में? वो बेचारा कितना भोला है। आप हो जो एक नंबर के शातिर इंसान। मृत्युंजय वैशाली को घूरते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, जब तुम्हारी सौदन के साथ घूम रहा था तब तुम्हारा पति एक नंबर का लड़की बाज, लुच्चा, लफंगा था, और अब जब थोड़ा सा शांत हो गया है तो मैं शातिर आदमी हो गया। अमृत मृत्युंजय की बात पर बीच में आते हुए बोला, देखो मृत्युंजय, तुम इस तरीके से मेरे प्रेग्नेंट बीवी को भड़का नहीं सकते। ये बीता हुआ कल है तो मुझे क्या लेना देना, ये आया हुआ आज है जिसमें मेरी प्रेग्नेंट भी मुझसे गुस्सा हो गई है और मेरी आने वाले कल को भी ले रही है। मृत्युंजय ने हाथ दिखाते हुए कहा। विप्लव, जो कि अदिति के साथ कुरकुरे खाते हुए बैठा हुआ था, थोड़ी तेज आवाज में मृत्युंजय से बोला, बिग ब्रो, आपने जो कॉलर पकड़ा था ना, उसके साथ थोड़ा बाल पकड़ लेते तो ज़्यादा मज़ा आता। तीनों की नज़र विप्लव की तरफ मुड़ जाती है, जिससे विप्लव हड़बड़ा जाता है और जल्दी से डाइनिंग टेबल से उतरकर अदिति को भी खींचकर उतारते हुए कहता है, चलो, यहाँ पर भूकंप आने वाला है।
विप्लव की बात पर अदिति हैरान होकर बोली, भूकंप तो घर वाले लोग भी तो डर दब जाएंगे ना। चिल्लाओ जोर से, सुनो सुनो भूकंप आने वाला है, चलो सभी घर से बाहर निकलो। आदित्य चिल्लाने पर सभी लोग जो कि अपने कमरे में कपड़े चेंज करने चले गए थे बाहर आ जाते हैं। विप्लव जल्दी से अदिति के मुंह पर हाथ रखकर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, सभी कमरे में जाओ, ये तो पागल है जैसे बातें करते रहती है। अदिति विप्लव की बात पर मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगती है। वहीं रचना नीचे आकर विप्लव के कान को पकड़ते हुए अदिति के कान को पकड़कर बोली, तुम दोनों शैतान पूरे घर को सिर पर उठा कर रखे रहते हो। नहीं, अदिति रचना के बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है आंटी। वापी ने कहा कि भूकंप आने वाला है, इसलिए मैंने सब लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहा और ये चीटर मुझे सबके सामने पागल कह रहा है। ये कहते हुए अदिति मुंह बना लेती है। रचना अदिति के एक्सप्लेन को सुनकर गहरी सांस ले उसके कान को छोड़ शोभित से बोली, अपने बच्चे को लेकर जाओ। अदिति अपने कान को सहलाते हुए रचना की बात पर मुंह फुलाकर बोली, मैं सीनियर की बच्ची नहीं हूँ। शोभित अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, हाँ तुम बच्ची नहीं हो बल्कि सबकी दादी माँ हो। अब चलो कमरे में। इतना कहकर शोभित अदिति को ले जाने लगता है, जिस पर अदिति रुकते हुए कहती है, अरे मैं अकेले जाकर क्या करूँगी। वापी और मेरा मूवी देखते हुए कुरकुरे खाने का प्लान था, तो मैं वापी को लेकर चली जाऊँ। रचना पागल होने वाली थी तो विप्लव के कान को छोड़कर एक मुक्का उसके पीठ पर मारते हुए बोली, तुम सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें सच में अब्रॉड भेज दूंगी पापा के पास। विप्लव मुंह बनाते हुए अदिति के पास जाकर बोला, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा बन्नी, तुम्हारे कारण मुझे मार खाने को पड़ा। इतना कहकर विप्लव मुंह फुलाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आदित्य विप्लव को जाता हुआ देखकर मायूस हो जाती है। फिर शोभित के हाथ को पकड़कर कहती है, चलिए आप मेरे साथ मूवी देखोगे। इतना कहकर आदित्य शोभित को अपने साथ खींचते हुए ले जाती है। तभी महक किचन से बाहर आकर एक गिलास बादाम का दूध डाइनिंग टेबल पर रखकर अमृत से बोली, अमृत भैया इसे वैशाली को पिला देना। महक की बात पर वैशाली जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, हमसे बात नहीं कर रही हो, बड़का भैया से बात नहीं कर रही हो, हमरे पति से काहे बात करोगी, उनसे अभी बात मत करो। मृत्युंजय वैशाली के साथ देते हुए महक से बोला, वैशाली बिल्कुल सही कह रही है, अगर तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, वैशाली से बात नहीं कर रही हो, तो तुम इस नक्चरे अमृत से भी बात क्यों करोगे। महक मृत्युंजय और वैशाली को इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय हताश भरी नज़रों से अपने दादाजी और चाची को तरफ देखने लगता है, जिस पर वो दोनों भी उसे इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। मृत्युंजय अपने पैर पटकते हुए बोला, आज चाहे सिर फूटे या फिर बेड टूटे, मैं अपनी बीवी को मना कर रहूँगा। इतना कहकर मृत्युंजय गुस्से से कमरे की तरफ चला जाता है। वैशाली अमृत को एक नज़र घूरने के बाद दूध कुर्सी पर बैठकर पी लेती है। फिर 2 मिनट होने के बाद वहां से जाने लगती है, तो जिस पर वीर आते हुए कहता है, वैशाली वो लड़की। वैशाली वीर की आवाज़ पर पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, उसकी इन्फॉर्मेशन के पता चला कि वो एक अनाथ आश्रम में रहती है, उसे वहीं छोड़कर आ जाओ। वैशाली की बात पर वीर अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, और तुम खुद का ख्याल रखना। अमृत कूटते हुए वीर से बोला, मैं जिंदा हूँ, मेरी बीवी का मैं ख्याल रख सकता हूँ, आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है वीर भैया। वीर गहरी नज़र अमृत को देखने के बाद बिल्ला से बाहर चला जाता है और अमृत वैशाली को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है। इधर वीर बाहर आता है, तभी उसके पास राघव भी आ जाता है और वीर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या घर जा रहे हो, रास्ते में अगर मेरा घर
पड़ता होगा तो वो छोड़ दो। राघव की बात पर वीर गाड़ी में बैठते बोले, मुझे किसी को अनाथ आश्रम छोड़ने हैं। वैसे तुम्हारा घर कहाँ पर है? राघव वीर की बात पर दांत दिखाते हुए बोला, बॉस के आशीर्वाद से मैं मालाबार हिल्स में रहता हूँ और शायद तुम्हारा अनाथ आश्रम भी उसी रास्ते में पड़ता है, तो मुझे लिफ्ट मिलेगी? वीर राघव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, तुम इतनी बड़ी 5 स्टार बिल्डिंग में रह सकते हो तो अपने लिए एक कार नहीं ले सकते? कंजूस कहीं के। जिसे सुन राघव बैक सीट पर बैठते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि मेरे पास कार नहीं है? लेकिन घर में है। पेट्रोल कौन खर्च करेगा अगर लिफ्ट में काम चल जाता है तो? वीर कुछ कहता उससे पहले ही पीछे बैठे लड़की राघव से बोली, तुम बिल्कुल चिंदी चोर हो, कंजूस। राघव बगल में देखते हुए घूर कर बोला, क्या कहा तुमने? ये कहते हुए राघव उस लड़की को गौर से देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।